नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से और हम लोग हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं। यह हिस्ट्री के प्राचीन भारत का आज अगला भाग है, जिसमें हम गुप्त वंश पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, इनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। 240 ईसा पूर्व इसने चीनी यात्रियों के लिए पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण कराया और महाराज की उपाधि पाई। श्रीगुप्त के विषय में अधिक जानकारी प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलती है। इसका पुत्र घटोत्कच अगला गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न, 319 ईसा पूर्व किसने गुप्त संवत प्रारंभ किया? गुप्त संवत के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किया था 319 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया एवं अपने और कुमारी देवी के चित्र अंकित किए हुए चांदी के सिक्के चलवाए। इन्हें राजा रानी के सिक्के भी कहे जाते हैं। गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने वाली प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही और इसके विजय अभियान के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अक्सर पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। उत्तर भारत के 9 शासक एवं दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह भारत के नेपोलियन की जो संज्ञा है वह उसे विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी। समुद्रगुप्त को परक्रमांक एवं धरणीबंध भी कहा गया। इसे बीड़ा वादन में भी रुचि थी। इसने बीड़ा वादन चित्र, अश्वमेध यज्ञ चित्र, गणों चित्र, धनुर्धर आदि के सिक्के भी चलवाए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के दरबार की तरह। इन नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामिहिर, बररुचि आदि शामिल हैं। आदि क्या 9 ही शामिल हैं, जिनमें कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं जो काफ़ी विख्यात हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ही आया।
चीनी यात्री फाहियान स्थल मार्ग से होता हुआ बौद्ध धर्म की जानकारी एवं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसे शक विजेता भी कहा जाता है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक ने कराया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य और शक्र आदित्य नाम की उपाधियां भी मिली हैं। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने ही कराया है, जबकि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। नालंदा से भी प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। प्रश्न पूछा गया है पेपरों में कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देखिए अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, यह जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गिरनार अथवा जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने की जानकारी गिरनार अथवा जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। एक ही अभिलेख के दो नाम हैं ये। इसने गवर्नर चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया था। यह वही सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और आगे चल के समय समय पर अशोक के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण कराया गया, यानी कि समय समय पर इसकी मरम्मत कराई गई। गुप्तकालीन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी कहाँ से मिलती है या किस अभिलेख से मिलती है? तो एरण अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनेकों बार पूछा गया है। गुप्तकालीन शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव एवं राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण यहीं से प्रारंभ हुआ। शैव एवं वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित भी इसी गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के काल में हुआ? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण भी गुप्तकालीन शासकों के समय में ही हुआ। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों द्वारा 1819 में की गई थी। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण झांसी के निकट देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवगढ़, या ऑप्शन में झांसी भी दिया होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हेंगसांग किस शासक के दरबार में आया? तो हेंगसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेंगसांग आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और इसके द्वारा एक सीयू की नामक पुस्तक भी लिखी गई है। यह भी प्रश्न पेपरों में पूछा गया है कि सीयू की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेंगसांग के द्वारा सीयू की नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, हर्षवर्धन ने सर्वधर्म सभा का आयोजन कहाँ कराया? तो हर्षवर्धन की यह सर्वधर्म सभा का आयोजन जो है वह कन्नौज में हुआ था, जो हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना भी की है। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को जीतकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तकें भी लिखी हैं, जो पेपरों में कई बार पूछी गई हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बना लीजिए। यह बहुत ही आवश्यक है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
तो यह थी हमारी महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने गुप्त काल और पुष्यभूति वंश के विषय में पढ़ा। तो आगे देखते रहिए स्टडी विद 87 में राहुल, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।